हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राठौड़ आपका अनअकैडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स विद अनअकैडमी। यहाँ मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। मैं जितेंद्र सिंह राठौड़ आरटीयू कोटा से पास आउट हूँ। 2018 में आरएस का मेंस दिया है मैंने और 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए जीएस फैकल्टी। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराती है। अनअकैडमी आपको डेली लाइव क्लासेज प्रोवाइड कराएगी, लाइव टेस्ट और क्विजेज प्रोवाइड कराएगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज प्रोवाइड कराएगी और अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो उनका अनलिमिटेड एक्सेस भी आपको प्रोवाइड कराएगी। तो अनअकैडमी पर आप कैसे रजिस्टर करोगे? तो प्ले स्टोर पर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड करोगे। तो वो डाउनलोड करने के पश्चात वहाँ पे आपको गेट सब्सक्रिप्शन पॉइंट मिलेगा। उस पर क्लिक करने के पश्चात आपको जो अनअकैडमी आरपीएससी सब्सक्रिप्शन है उसका जो फी स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाई देगा। उसमें आपको 1 मंथ का भी दिखेगा, 3 मंथ का भी फी स्ट्रक्चर है, 6 मंथ का भी है, 12 महीने का भी है और 24 महीने का भी है। तो अब मैं आपको एज ए पर्सनली मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लें। अगर आप मेरा प्रोमो कोड JSR लाइव यूज करते हो तो 12 महीने की जो फ़ी है 7,000 रुपये वही आपको 6,300 रुपये में देने पड़ेंगे। इसी तरह अगर आप 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन लेते हो जिसकी फ़ीस है 8,400 रुपये, तो अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे JSR लाइव तो वो आपकी फ़ी पड़ेगी 7,560 रुपये। तो ये रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात जो आपको बेनिफिट्स हैं अनअकैडमी के वो क्या क्या हैं कि अनअकैडमी पर आपको जो डेली लाइव क्लासेज होंगी उनमें आप जो आपका एजुकेटर है जिससे आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक से संबंधित कोई भी चीज़ हो आपके मन में वो पूछ सकते हो। आप उस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हो, अपने जो डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हो और जो आंसर कॉल्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करके अपनी जो तैयारी है उसका जायजा ले सकते हो। सेकंड है लाइव टेस्ट और क्विजेज। लाइव टेस्ट है वो आपके अपने आप को इवेल्युएट करने का एक मौका होता है। तो आप लाइव टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करके अपनी जो तैयारी है वो सही वे में जा रही है नहीं जा रही तो उनको आप इवेल्युएट कर सकते हो। थर्ड है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। जो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है उनमें अपना जो सिलेबस है आप चाहे यूपीएससी की कर रहे हो या फिर आरपीएससी में आरएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इनसे रिलेटेड जो सिलेबस है उसका एक भी जो टॉपिक है या एक भी जो पॉइंट है सिलेबस में वो नहीं छूटेगा। मीन्स जो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे वो सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस बनाया जाएगा। फोर्थ है अनलिमिटेड एक्सेस। मतलब अगर एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया अनअकैडमी का, जैसे आपने 12 महीने का अनलिमिटेड एक्सेस लिया, कुछ रीजनों की वजह से आप स्टार्टिंग के 1-2 महीने या बीच में कभी पढ़ नहीं पाए तो आप कभी भी जो आपका 12 महीने का ड्यूरेशन है उसके अंदर आप कभी भी जो आपने तैयारी करनी है उससे रिलेटेड जो रिकॉर्डेड वीडियोज है या रिकॉर्डेड जो कोर्स है, ठीक है, और जो 8% में जो लाइव क्लासेस चल रही है उनको आप देख सकते हो। तो आज अपन बात करेंगे, मैं आपको आज पढ़ाऊंगा राजस्थान इतिहास के कुछ पॉइंट्स, ठीक है। तो राजस्थान इतिहास में आज का अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत क्या होते हैं कि इनसे अपने जो पुरानी जो प्राचीन सभ्यताएं थी या प्राचीन शासक थे तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि भाई हाँ उनकी संस्कृति कैसी थी, वो कैसे रहते थे, मतलब सामाजिक परिवेश, उनकी क्या खान पान था, क्या वेशभूषा थी, उन सब के बारे में पता चलता है। तो प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत होते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं? शिलालेख, दानपत्र, सिक्के या मुद्राएं,
साहित्य और बहियां। तो शिलालेख क्या होता था कि कोई शिलाखंड है, एक बड़ा शिलाखंड ले लिया, ठीक है, उस पे उन शिलालेख पे तिथि के अनुसार किस शासक ने उसका निर्माण करवाया है और इसका निर्माण क्यों करवाया गया है ये लिख देते थे। किन में? जो उस समय की जो प्राचीन लैंग्वेज थी, भाषाएं जो चल रही थी, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, फारसी हो, राजस्थानी हो, उन सब में लिख दिया जाता था। ठीक है, तो जैसे शिलालेख है, तो शिलालेख कहाँ लिखे होते थे? जैसे मंदिर है, कोई मंदिर का निर्माण कराया है किसी शासक ने, तो उसके आगे लिख देते थे कि हाँ ये भाई इस व्यक्ति ने इस मंदिर का निर्माण कराया है, इस सन में निर्माण कराया है, और इस जो मंदिर की क्या खास बात है वो सारी चीज़ें वहाँ लिखी होती थी। जैसे कोई बावड़ी है उस पर लगा दिया शिलालेख, या फिर कोई दीवार है, जैसे दुर्ग वगैरह किले हैं, उनकी दीवारों पे ये शिलालेख को उत्कीर्ण करवा देते थे, जिससे प्राचीन टाइम की जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती थी उनका पता चल जाता था। इन शिलालेखों की भाषाएं क्या क्या होती थी? तो उस समय संस्कृत, फारसी, हिंदी और राजस्थानी भाषाएं मुख्य रूप से प्रचलित थी। तो ये जो शिलालेखों की मुख्य रूप से क्या भाषाएं थी? संस्कृत, फारसी, हिंदी और राजस्थानी। तो ये जो अपने ऐतिहासिक जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो अपना जो ASI है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, उसके बारे में कुछ अपन देख लेते हैं। ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, इसी के थ्रू अपने जो ऐतिहासिक स्रोत है उनकी जानकारी प्राप्त होती है। तो ASI की स्थापना 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में की गई थी। तो आपसे पूछ ले कि ASI की स्थापना किसने करी थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने, और कब करी थी? 1861 ईस्वी में। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया। अब ये पूरा है ऑल इंडिया का, मतलब ASI है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अब राजस्थान में देख लेते हैं कि राजस्थान में जो सर्वेक्षण का कार्य है वो सबसे पहले कब किया गया था। ठीक है, तो राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में जो कराने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? AC कार्लाइल को। तो आपसे पूछ ले कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण किसने करवाया था सर्वप्रथम? AC कार्लाइल ने। और कब करवाया था? 1871 ईस्वी में। तो ASI की स्थापना तो हुई थी 1861 में, और राजस्थान में सर्वप्रथम कब हुआ? 1871 ईस्वी में। फिर ASI का पुनर्गठन हुआ था 1902 ईस्वी में। किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल के निर्देशन में। तो उस समय ये ASI के निर्देशक थे, और इनके निर्देशन में ही ASI का पुनर्गठन किया गया था। तो इसके अब मतलब रिकेप कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ASI की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861 ईस्वी में। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम किसके अंडर किया गया था? AC कार्लाइल। और कब? 1871 ईस्वी में। और ASI का पुनर्गठन 1902 ईस्वी में, उस समय के जो ASI के निर्देशक थे सर जॉन मार्शल, उनके द्वारा किया गया था। अब कुछ दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि शिलालेखों में जो अभिलेख और जो प्रशस्तियां होती है वो उनमें क्या मेन अंतर, मुख्य अंतर क्या है? तो ये जो अभिलेख है, जो पुरातात्विक ऐतिहासिक स्रोत है, उनमें अभिलेख है वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों महत्वपूर्ण? क्योंकि जो अभिलेख है ये तिथियुक्त और समसामयिक होते हैं। मतलब इस पे तिथि लिखी होगी कि हाँ ये 1973 ईस्वी में बना था, या फिर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण किया गया था, या फिर जो भी है उस समय की जो ऐतिहासिक तिथियां होती थी, या उस समय का जो शासक होता था उनके बारे में इससे जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा स्रोत है ऐतिहासिक? वो है आपका अभिलेख। तो ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि ऐतिहासिक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? वो है आपका अभिलेख। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। ठीक है, तो डायरेक्ट पूछ ले कि एपिग्राफी क्या है? तो एपिग्राफी है आपका
अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं? मौर्य शासक अशोक के। तो आपसे पूछ ले कि भारत के सबसे प्राचीनतम अभिलेख किस शासक के समय बनाए गए थे या किस शासक के समय के हैं? अशोक के। और इन जो अभिलेख थे इनकी भाषा कौन सी थी? प्राकृत और मगधी। तथा इनकी लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, तो आपसे पूछ ले, मेन क्वेश्चन ये बनता है कि जो अशोक के शिलालेख है उनकी लिपि, मुख्यतः लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। और एक क्वेश्चन और है अभिलेखों से रिलेटेड कि भारत का सबसे प्राचीनतम संस्कृत का अभिलेख कौन सा है? वो है जूनागढ़ का अभिलेख। ये जूनागढ़ का जो अभिलेख है किसके समय बनाया गया, निर्मित है? शक शासक, एक था शक शासक था रुद्रदमन, उसके समय बनाया गया था। तो आप बता सकते हो कि भारत का सबसे प्रथम या प्राचीनतम संस्कृत अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ का। और वो किसके समय निर्मित है? शक शासक रुद्रदमन के समय का निर्मित है। तो अभिलेखों में सबसे महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि ये तिथियुक्त और समसामयिक। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्रशस्तियों के बारे में। प्रशस्तियां क्या होती है कि ये जो उस समय जो शासक था उसकी उपलब्धियों का बखान करती है। जैसे कोई शासक है, जैसे मान लो कुंभा है, ठीक है, कुंभा के जो दरबारी विद्वान है जैसे मंडन है, उन्होंने क्या लिखा कि कुंभा के बारे में ही उन्होंने जानकारी लिखी है, बाकी शासकों के बारे में नहीं लिखी। तो अपन जो सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख और प्रशस्ति पूछ ले, प्रशस्ति किस काम आती थी? तो वो जो शासक की उपलब्धियां हैं वही निर्मित, मतलब वही होती थी, उसमें शासक की उपलब्धियों का बखान होता था। ठीक है, तो अब अपन जो एग्जाम से रिलेटेड मुख्य शिलालेख हैं, जो प्रमुख शिलालेख है उनके बारे में जान पढ़ेंगे। अगर आप ये शिलालेख सब पढ़ लोगे, मैंने मैक्सिमम जो शिलालेख है उनका वर्णन यहाँ पे किया है, और अगर इनको आप कर लेते हो तो आपको 80% जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो कवर हो जाएंगे। 80 नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि 90% ही आप मान सकते हो इसको। ठीक है, तो सबसे प्रथम जो शिलालेख है वो है गोसुंडी का शिलालेख। तो अपने को शिलालेखों में क्या मुख्य चीजें क्या क्या ध्यान रखनी है? एक तो इनका समय, ठीक है, एक इनकी स्थिति कि मतलब ये इनकी क्या लोकेशन थी, मतलब कहाँ किस जिले में है या किस राज्य में। जैसे अपन इंडिया की बात करेंगे तो राज्य, और राजस्थान की बात करेंगे तो किस जिले में स्थित है। एक ये किस भाषा में लिखे गए थे, मतलब इनकी भाषा क्या थी, या संस्कृत थी, हिंदी थी, या फारसी थी, या राजस्थानी, जो भी है उस समय की क्या भाषा थी उसकी। और अगर कुछ मुख्य विशेषता है इसके बारे में तो वो भी अपन देखेंगे। अगर आपका ये चारों पॉइंट क्लियर है कि जैसे समय, किस समय का अभिलेख है, किस जिले में स्थित है, कौन सी भाषा में है और इसकी क्या विशेषता है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो सकता। अगर आप आरएस की भी एग्जाम भी कर रहे हो तो आरएस के एग्जाम में इससे शिलालेखों से जो 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि हाँ ये गोसुंडी शिलालेख या फिर मानमोरी का शिलालेख, कीर्ति स्तंभ शिलालेख। तो आप इसमें बता सकते हो कि हाँ अगर ये 4 पॉइंट लिख दिया आपने तो आपके 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाले और 2 में से 2 बंदा देगा। ठीक है, तो प्रथम शिलालेख है अपना गोसुंडी का शिलालेख। ठीक है, अब गोसुंडी शिलालेख कब बना था? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में ये लिखा था। कहाँ पर है ये? चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है, कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। अब इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि इस शिलालेख में गजवंश के शासक, और वो शासक का क्या नाम था? सर्वतात। ठीक है, तो गजवंश के शासक सर्वतात द्वारा अश्वमेघ यज्ञ करवाने का उल्लेख है। तो आपसे डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से किस शिलालेख में
अश्वमेध यज्ञ करवाने का उल्लेख है तो वो है आपका गोसुंडी शिलालेख। ठीक है, और ये अश्वमेध यज्ञ क्यों करवाता था शासक? अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ये यज्ञ करवाता था। मीन्स अगर अश्वमेध यज्ञ में क्या करता था शासक? किसी घोड़े को छोड़ देता था, ठीक है, और जहां जहां वो घोड़ा जाएगा और वो उस क्षेत्र पे उस राजा का अधिकार होता जाएगा। ठीक है, तो गोसुंडी शिलालेख प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में चित्तौड़गढ़ में संस्कृत भाषा में, और इसमें गजवंश के शासक सर्वतात के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाने का उल्लेख है। और ये मुख्य इसकी विशेषता एक और क्या है कि ये जो गोसुंडी का शिलालेख है वो वैष्णव या भागवत संप्रदाय से संबंधित है। तो वैष्णव यानी जो भगवान विष्णु की उपासना करते थे ना, वो वैष्णव संप्रदाय कहलाया। और वैष्णव संप्रदाय से संबंधित कौन सा आपका शिलालेख है? गोसुंडी का शिलालेख। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है गोसुंडी का शिलालेख। इसके आप ऊपर स्टार लगा लेना चाहिए कि गोसुंडी का शिलालेख प्रथम शताब्दी से पूर्व चित्तौड़गढ़ में, और ये जो अश्वमेध यज्ञ और वैष्णव और भागवत संप्रदाय से संबंधित अभिलेख। सेकंड है मानमोरी का शिलालेख। ठीक है, मानमोरी का शिलालेख चित्तौड़गढ़ के पास एक झील है मानसरोवर झील, वहां पर मिला था। ये किसे मिला था? कर्नल टोड को। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मानमोरी का शिलालेख कहाँ स्थित है और किसे मिला था? तो मानमोरी का शिलालेख चित्तौड़गढ़ में मानसरोवर झील के तट पर स्थित है और ये कर्नल टोड को मिला था। ठीक है, और इसे कर्नल टोड क्या किया? इंग्लैंड जाते समय समुद्र में फेंक दिया। ठीक है, क्यों समुद्र में क्यों फेंक दिया? कि जो शिलालेख था ना वो बहुत भारी था और ये जिस जहाज में जा रहा था उस जहाज का जो बैलेंस है वो शिलालेख की वजह से खराब हो रहा था। तो उसने कर्नल टोड ने सोचा कि इसकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो इन्होंने नोट डाउन कर ली और बाद में शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया और इसका अनुवाद अपने पास रखा, जिससे कर्नल टोड की पुस्तक है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। यहाँ क्यूटीज है। ठीक, तो क्वेश्चन बन जाता है कि एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान किसकी पुस्तक है? कर्नल टोड की। या एक क्वेश्चन और बन जाता है कि कर्नल टोड ने किस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था? तो वो आप बता सकते हो कि मानमोरी के शिलालेख। ठीक है, और इस शिलालेख की मुख्य बातें क्या है कि इस शिलालेख में मौर्य वंशी शासक मानमोरी को गुहिल शासक बप्पा रावल के द्वारा परास्त करके चित्तौड़गढ़ में गुहिल वंश की स्थापना का उल्लेख है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मेवाड़ का राजवंश। और मेवाड़ में भी सबसे प्राचीन गुहिल। ये 561 ईस्वी में गुहिल ने, जो गुहादित्य था, उसने मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की थी। किसको परास्त करके? मौर्य शासक मानमोरी को परास्त करके। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि जो कौन सा शिलालेख है उसमें गुहिल वंश की नींव डालने का उल्लेख है या फिर बप्पा रावल के द्वारा मानमोरी को परास्त करने का उल्लेख है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे कर्णसभा का शिलालेख। तो कर्णसभा का शिलालेख है वो कब, इसके ऊपर कौन सी तिथि लिखी हुई है? ये कब लिखा गया था? 738 ईस्वी में। ठीक है, कर्णसभा का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ अपने को? कोटा, और इसमें मौर्य वंशी शासक धवल का उल्लेख है। तो आपसे कैसे क्या होता है कर्णसभा और कैसे क्या होता है कोटा, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, क्योंकि मेनली जैसे कांस्टेबल है, पटवार है,
इन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्णसभा का जो अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आप ऐसे कैसे कर्णसभा और कैसे कोटा को याद रख सकते हो। ठीक है, और इसमें मेन मुख्य विशेषता क्या है, मौर्य वंशी शासक धवल का उल्लेख इसमें है। नेक्स्ट है गठियाला का शिलालेख। गठियाला का शिलालेख कब प्राप्त हुआ था, 861 ईस्वी। गठियाला कहाँ से, जोधपुर से प्राप्त हुआ है। इसमें किसके बारे में उल्लेख है, प्रतिहार शासक कुक्कुक का उल्लेख है। तो प्रतिहारों का उस समय शासन था कहाँ पे, जोधपुर का जो आसपास का क्षेत्र है जिसे किस नाम से जाना जाता था, मारवाड़। ठीक है, और वहाँ पे किसका शासन था, प्रतिहारों का शासन था। और कौन सा शासक का उल्लेख है, कुक्कुक का। ठीक है, और इसमें जो गठियाला का शिलालेख है या फिर जो गठियाला का जो क्षेत्र है उसको रोहिंस कूप के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछ ले कि रोहिंस कूप, तो रोहिंस कूप का दूसरा नाम क्या है, गठियाला। ठीक है, ये जो गठियाला का शिलालेख है वो संस्कृत तथा प्राकृत दोनों भाषाओं में लिखा गया है। तो पूछ ले कि संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में लिखा हुआ कौन सा अभिलेख है, शिलालेख है, तो वो है आपका गठियाला का शिलालेख। फिर नेक्स्ट है हर्षनाथ प्रशस्ति। हर्षनाथ प्रशस्ति सिक्कर के, एक राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट है सिक्कर, वहाँ के जो हर्षनाथ मंदिर है वहाँ से प्राप्त हुआ है। जो अरावली की जो पर्वत श्रेणी है उसमें जो मध्य अरावली है, तो मध्य अरावली की जो सबसे बड़ी चोटी है हर्ष पर्वत है, उस हर्ष पर्वत पे हर्षनाथ का एक मंदिर है और वहीं पर ये जो हर्षनाथ प्रशस्ति है वो लिखी हुई है। तो सिक्कर के हर्षनाथ मंदिर से ये प्राप्त हुई है। इसका निर्माण किसने करवाया था, अल्लट। अल्लट कौन था, चौहान शासक था। जो अजमेर जिला है वहाँ पे चौहानों का शासन था और जो चौहानों में, एक अजमेर के चौहानों में शासक हुआ अल्लट, और इन्होंने ही जो हर्षनाथ प्रशस्ति है उसका निर्माण करवाया था। तो अब ये अल्लट कौन था, चौहान शासक। तो इसमें चौहानों के वंशक्रम और उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। तो आपसे हर्षनाथ प्रशस्ति 973 ईस्वी में सिक्कर के हर्षनाथ मंदिर से प्राप्त हुई है। इसका निर्माण अल्लट ने करवाया था और इसमें किन किन की मतलब क्या विशेषता है इसकी, इसमें चौहानों के वंशक्रम और उनकी उपलब्धियां थी उनके बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बिजोलिया का शिलालेख। ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। जो भी राजस्थान के जैसे कांस्टेबल है, पटवारी है, रीट है, उनमें बिजोलिया दो चार इंपॉर्टेंट शिलालेख है वो बता दूंगा कौन कौन से है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो बिजोलिया का शिलालेख कब लिखा गया, 1170 ईस्वी में। ठीक है, ये कौन सी भाषा में है, संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो पहला तो यही ध्यान रख लेना कि आप बिजोलिया शिलालेख है वो किस भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में। इसका रचयिता कौन है, गुणभद्र। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। रचयिता कुछ शिलालेखों के हैं वो मैं बता दूंगा कौन कौन से हैं। जैसे गुणभद्र है, ये याद रख लेना कि बिजोलिया शिलालेख है उसका रचयिता कौन था, गुणभद्र। ठीक है, जो बिजोलिया शिलालेख है ये कहाँ है, भीलवाड़ा जिले में, और भीलवाड़ा जिले में एक पार्श्वनाथ मंदिर है। ठीक है, उसकी दीवार पर लिखा हुआ है। तो पूछ ले कि पार्श्वनाथ मंदिर की दीवार पर कौन सा शिलालेख उत्कीर्ण है, तो आप बता सकते हो बिजोलिया शिलालेख। ठीक है, अब उस समय क्या है कि जो भीलवाड़ा के आसपास क्षेत्र था, ठीक है, वहां पर भी 1170 के आसपास चौहानों की मतलब चौहानों का ही कंट्रोल था। ठीक है, तो इस पर सांबर
और अजमेर के चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन है। जो बिजोलिया शिलालेख है वहाँ पर सांबर और अजमेर के चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन है। तो अपन जो चौहान है उनके बारे में डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। डीपली जो राजपूत काल आएगा उसमें, या फिर राजवंश है, राजपूत काल, राजवंश, उनमें सब अपन डीपली पढ़ेंगे कि जो अजमेर और सांबर के चौहान है वो एक ही है, ठीक है। और उस एरिया को अजमेर के नाम से जाना जाता है और इनको चौहानों को वो सारे अपन डीपली पढ़ लेंगे। अपने को इतना ध्यान रखना है कि बिजोलिया शिलालेख में सांबर और अजमेर के जो चौहान है उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। अब ये चीज ध्यान रखना आप लोग कि इस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, ठीक है। तो किस शिलालेख में? बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को क्या बताया गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना आप। 2013 की जो पटवार की एग्जाम थी उसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। तो वो आप लिख दोगे बिजोलिया शिलालेख में। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि इस शिलालेख के अनुसार जो सांबर झील है, कहाँ है सांबर झील? जयपुर, इधर अजमेर और नागौर के जो बीच में एक झील का निर्माण किया गया है, जो राजस्थान की, या फिर आप बोल सकते हो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। वासुदेव चौहान कौन है? चौहानों का आदि पुरुष, ठीक। तो आपसे पूछ ले कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था, तो वासुदेव चौहान ने। और कौन से शिलालेख के अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जो बिजोलिया शिलालेख है उसमें जो कई प्राचीन नगर है उनके प्राचीनतम नाम भी लिखे हुए हैं। जैसे अभी वर्तमान में जालोर जिला है उसका नाम लिखा हुआ है जाबालीपुर। जो भीनमाल है उसका नाम लिखा हुआ है श्रीमाल। जो दिल्ली है अभी वर्तमान में उसका प्राचीनतम नाम क्या था दिल्ली का, वो भी यहाँ लिखा हुआ है। नागदा, और नागदा को नागछत्र जो प्राचीन नाम था वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जाबालीपुर, जालोर वर्तमान नाम, श्रीमाल, भीनमाल वर्तमान नाम, दिल्ली का उसका वर्तमान नाम दिल्ली, और नागछत्र उसका वर्तमान में नाम क्या है? नागदा, ठीक है। तो बिजोलिया शिलालेख एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बिजोलिया शिलालेख संस्कृत में लिखा हुआ है। इसके रचयिता कौन है? गुणभद्र है। बिजोलिया शिलालेख कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा के पार्श्वनाथ मंदिर की दीवार पर स्थित है। इसमें क्या इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसमें सांबर और अजमेर के चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन है। इसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, और इसके अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। और लास्ट में अपन देखते हैं कि इसमें कुछ कई जो नगर हैं उनके प्राचीन नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे जाबालीपुर, जालोर, श्रीमाल, भीनमाल, दिल्ली का दिल्ली, नागछत्र, नागदा आदि, ठीक है। अब अपन बात करते हैं चीरवा का शिलालेख कब लिखा गया? 1273 ईस्वी। तो मैंने पहले ही बताया था कि शिलालेख है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक तो तिथियुक्त है और दूसरा समसामयिक है। मतलब उस समय जो शासक होता था उसके बारे में उस पर लिखा होता था पूरा, ठीक है। तो इसलिए शिलालेख है वो सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है।
अब चीरवा का शिलालेख है 1273 ईस्वी में लिखा हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? उदयपुर से प्राप्त हुआ है। चीरवा गांव है उदयपुर में, वहां से ये प्राप्त हुआ। तो चीरवा शिलालेख में क्या लिखा हुआ है? इसमें गुहिल वंशीय बप्पा रावल से लेकर समर सिंह तक के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है। ठीक है, तो बप्पा रावल से लेकर समर सिंह के शासकों का वर्णन इसमें है। जैसे तेज सिंह हो गए, रतन सिंह हो गए, सब शासकों का वर्णन है इसमें। इसकी जो मेन खास बात क्या है कि इसमें सती प्रथा के बारे में उल्लेख है। तो आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें सती प्रथा के बारे में उल्लेख है, तो वो आपका है चीरवा का शिलालेख। ठीक है, नेक्स्ट है श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। ये कब लिखा गया? 1428 ईस्वी में। कहाँ से प्राप्त हुआ? श्रृंगी ऋषि उदयपुर के पास एक स्थान है, वहां से प्राप्त हुआ। इसमें राणा हमीर, क्षेत्र सिंह, राणा लक्ष्य सिंह जिसे लाखा के नाम से भी जाना जाता है, राणा मोक्कल, इनकी उपलब्धियों का भी वर्णन है। तो श्रृंगी ऋषि अभिलेख कहाँ? उदयपुर, और इसमें राणा हमीर, क्षेत्र सिंह, लाखा या लक्ष्य सिंह और राणा मोक्कल की उपलब्धियों का वर्णन है। नेक्स्ट है रणकपुर प्रशस्ति। ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने कौन सी बताई थी पहले? बिजोलिया, और इसी प्रकार ये रणकपुर प्रशस्ति है, वो भी मेन मतलब मुख्य प्रशस्ति है, इससे क्वेश्चन बनता है। तो रणकपुर प्रशस्ति है कब लिखी गई थी? 1439 ईस्वी में। ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में एक रणकपुर नाम का स्थान है। कहाँ? पाली जिले में। और पाली है वो, रणकपुर है वो क्यों प्रसिद्ध है? रणकपुर के जैन मंदिर है वो मुख्य, जैन मंदिरों के वजह से रणकपुर का नाम प्रसिद्ध है। तो ये रणकपुर में स्थित चौमुखा मंदिर है, जैन मंदिर, उसके बाएं स्तंभ पर किस भाषा में लिखी हुई है? संस्कृत में लिखी हुई है। तो आप बता सकते हो कि रणकपुर प्रशस्ति है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। ठीक है, और चौमुखा मंदिर है उसके बाएं स्तंभ पर लिखी हुई है। इसमें मेवाड़ के शासक बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक की शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है। इसमें बप्पा रावल एवं काल भोज को अलग अलग बताया गया है। जैसे मेवाड़ का इतिहास अपन पढ़ते हैं तो इसमें मेवाड़ के इतिहास में जो गुहिल वंश है उसकी स्थापना किसने करी? गुहादित्य ने। ठीक है, और फिर बप्पा रावल ने 561 ईस्वी में मौर्य शासक मान मोरी को परास्त करके वहां पर गुहिल वंश की स्थापना भी करी थी, ये भी बताया जाता है। ठीक है, तो बप्पा रावल, कई लोग बोलते हैं कि बप्पा है कि उपाधि कौन सी थी? रावल, और इसकी एक उपाधि और बताते हैं कालभोज। ठीक है, तो कई कई जो प्रशस्तियां, शिलालेख है, जो ऐतिहासिक ग्रंथ है जैसे साहित्य है, उनमें सब बोलते हैं कि बप्पा रावल और कालभोज है वो दोनों एक ही व्यक्ति है। जबकि ये जो रणकपुर प्रशस्ति है वो क्या बोलती है कि जो बप्पा रावल है और कालभोज है वो कौन है? अलग अलग व्यक्ति है। तो ये ध्यान रखना भाई कि हाँ, किस प्रशस्ति में बप्पा रावल को और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है? रणकपुर प्रशस्ति में। ठीक, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी इम्पोर्टेंट है। ये कब लिखी गई? 1460 ईस्वी में। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कीर्ति स्तंभ है एक, उसमें उस पर लिखी हुई है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। कब? 1437 ईस्वी में एक हुआ था सारंगपुर युद्ध। किन किन के मध्य? कुंभा और
मांडू, मांडू जिसका वर्तमान में क्या बोलते हैं अपन, मालवा के नाम से भी जाना जाता है। तो मांडू का सुल्तान था उस समय महमूद खिलजी। इन दोनों के मध्य कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था। कब? 1437 ईस्वी में। ठीक है। कौन सा युद्ध हुआ था? सारंगपुर युद्ध। और इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? कुंभा की। और इस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में ही कुंभा ने चित्तौड़गढ़ किले में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। और यही कीर्ति स्तंभ पर ही क्या लिखा गया है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है। ठीक है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कब लिखी गई? 1460 ईस्वी में। कि इसके रचयिता कौन है? कवि अत्रि और महेश। इसमें मतलब इस प्रशस्ति में संस्कृत में बप्पा रावल, हमीर, मोक्कल, कुंभा की उपलब्धियों और विजयों का वर्णन है। तो ये मेन चीज तो क्या होगी इसमें? ये किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में। और किन किन के बारे में उल्लेख है? बप्पा रावल, हमीर, मोक्कल, कुंभा की जो उपलब्धियां थी, विजय थी, उनके बारे में भी बखान इसमें है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा को दानगुरु, राजगुरु, शैलगुरु ये सब भी कहा गया है। तो मतलब ये सारी किसकी उपाधियां हैं? कुंभा की उपाधियां हैं। तो कुंभा की कुछ उपाधियां अपन देख लेते हैं। जैसे कुंभा की उपाधियां कौन कौन सी है? राजगुरु। ठीक है। मतलब ये राज करने में एक्सपर्ट था तो इसको राजगुरु बोलने लग गए। दानगुरु, ये अपने जो राज्य था उसमें बढ़िया ढंग से दान करता था। मतलब लोगों, जो गरीब लोग थे उनमें दान पुण्य का काम करता था, इसलिए ये दानगुरु नाम से जाना जाता है। कुंभा जी है वो छाप गुरु भी बोलते हैं। ठीक है। क्यों? ये छापामार पद्धति में भी विश्वास करते थे। मतलब बढ़िया एकदम छुप छुपा के, जैसे शिवाजी महाराज छापामार युद्ध प्रणाली में फेमस थे ना, उसी प्रकार कुंभा भी थे। तो इनको छाप गुरु भी बोलते हैं। शैलगुरु, ये दुर्ग निर्माण में इन्होंने इस दुर्ग, बहुत सारे दुर्गों का निर्माण करवाया, इसलिए इनको शैलगुरु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, इसमें कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथों चंडी शतक, गीत गोविंद और संगीतराज का भी उल्लेख है। कुंभा, आपको भी पता है कि कुंभा एक बहुत बड़ा क्या था? संगीतज्ञ था। ठीक है। और संगीतज्ञ होने के कारण इनकी एक उपाधि भी थी। कौन सी? अभिनव भट्टाचार्य। कई बुक्स में वो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा भट्टाचार्य। तो आप बोल सकते हो भट्टाचार्य या भट्टाचार्य। क्यों? कुंभा महान संगीतज्ञ था। इन्होंने जैसे सूड़ प्रबंध, रसिक प्रिया, ये फिर चंडी शतक। तो आपसे पूछ ले कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में निम्न में से किस संगीत ग्रंथ का या कुंभा द्वारा रचित संगीत ग्रंथ का उल्लेख नहीं है? तो आपको ये तीन तो ध्यान रखना है कि चंडी शतक, गीत गोविंद और संगीतराज का तो उल्लेख है। बाकी ये सूड़ प्रबंध है, रसिक प्रिय है, इनका उल्लेख इसमें नहीं है। तो कीर्ति स्तंभ इंपॉर्टेंट है। कहाँ स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया गया है, कीर्ति स्तंभ पर ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है। इसके रचयिता कौन थे? कवि अत्रि और महेश। ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। ठीक है। और इसमें किन किन के उपलब्धियों का वर्णन है? बप्पा रावल, हमीर, मोक्कल, कुंभा की उपलब्धियों और विजयों का वर्णन या बखान है। इसमें जो कुंभा की उपाधियां थी, दान गुरु, राजगुरु, शैलगुरु, छाप गुरु, उन सब का भी वर्णन है। और कुंभा के द्वारा जो कुछ ग्रंथ लिखे गए थे उनका भी इसमें उल्लेख है। अब नेक्स्ट है, अपन बात करते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में। तो कुंभलगढ़ भी प्रशस्ति है, वो भी किसके द्वारा निर्मित है? मतलब जो कुंभलगढ़ बसाया गया था किसके द्वारा? कुंभा के द्वारा। ठीक है। और वहां पर एक कुंभलगढ़ दुर्ग है, वहां पे ये प्रशस्ति लिखी हुई है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति कब लिखी गई? 1460 ईस्वी में। ये कहाँ है? कुंभश्याम, जिसका वर्तमान में क्या नाम है? मामादेव मंदिर। ठीक है। तो कुंभश्याम या मामादेव मंदिर
से प्राप्त है ये, ठीक है। और कहाँ है ये? कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है। इसके रचयिता कौन थे? कान्य व्यास। तो ये ध्यान रखना भाई, कवि अत्रि और महेश तो थे कीर्ति स्तंभ के, और कान्य व्यास किसके हैं? कान्य व्यास है आपका कुंभलगढ़ का, ठीक है। इसमें मेवाड़ की रावल और राणा शाखाएं हैं, उनका जो विभिन्नता है उनका सहजता से वर्णन किया गया है। जैसे मेवाड़ में जो गुहिल है, जैसे बप्पा रावल से लेकर जो रावल रतन सिंह है ना, रावल रतन सिंह पद्मावती वाले, तो ये तो थे रावल शाखा के। पद्मावती, पद्मिनी, अलाउद्दीन खिलजी वाला आपने देखा होगा कि चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा कब हुआ था? रतन सिंह के टाइम पे 1301। तो 1301 से पहले के जितने भी सॉरी 1301 से ईस्वी से जो जितने भी पहले शासक हुए वो तो है रावल शाखा के, और जो 1301 से लेके जो वर्तमान तक है वो है राणा शाखा के, ठीक है। जैसे राणा हमीर ने 1326 ईस्वी में जो सिसोदा ग्राम का राणा हमीर था उसने सिसोदिया वंश की स्थापना करी थी। तो इनको राणा शाखा भी बोल सकते हैं या सिसोदिया वंश भी बोल सकते हैं। जैसे राणा प्रताप है, अमर सिंह है, हमीर है, ये सब कौन से? राणा शाखा के आते हैं, ठीक है। तो जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है उसमें रावल और राणा शाखा की विभिन्नता का सहजता से उल्लेख है। इस प्रशस्ति में बप्पा रावल के द्वारा हारित ऋषि, एक ऋषि था हारित ऋषि, वो बप्पा रावल क्या है, इन हारित ऋषि की गायें चराते थे, और इन हारित ऋषि ने ही बप्पा रावल को एक वरदान दिया था, आशीर्वाद दिया था कि आप थोड़े दिन बाद में बहुत बड़े एक साम्राज्य की स्थापना करोगे। तो वो ये लिखा हुआ है कि बप्पा रावल के द्वारा हारित ऋषि की कृपा से मेवाड़ राज्य की प्राप्ति का उल्लेख है इसमें। और रतन सिंह की जो चित्तौड़ की रक्षा के लिए मृत्यु हो जाती है 1301 ईस्वी में, ठीक है, जो अलाउद्दीन के द्वारा, जो चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा भी था, ठीक है। तो उसका भी इसमें उल्लेख है। अब आपको पता ही होगा कि शाखा क्या होता है, ठीक है। शाखा होता है अगर केसरिया प्लस जौहर दोनों हो जाए तो क्या बोलते हैं? शाखा बोलते हैं, ठीक है। कि युद्ध के समय केसरिया जैसे राजपूत शासक होते थे या फिर, ठीक है, तो वो केसरिया साफा पहनकर मरने या मारने के लिए युद्ध के मैदान में चले जाते थे। मतलब या तो मर के आएंगे या फिर युद्ध को जीत के आएंगे, वरना वापस घर पे नहीं आएंगे। और जौहर होता था कि हाँ, जो इनके राजाओं की स्त्रियां होती थी उनको अगर पता चल जाता था कि हाँ अपनी हार होने वाली है या हार हो निश्चित है, तो वो उस समय अपने आप को अग्नि या जल के सुपुर्द कर देती थी, जिनसे और अपनी पवित्रता की या पतिव्रता या पवित्रता जो भी है आप बोल सकते हो, या सतीत्व है उसकी रक्षा करने के लिए अपने आप को अग्नि के हवाले कर देते थे। उसे क्या बोलते हैं? जौहर। और जब ये दोनों चीजें हो जाए तो उसको बोलते थे शाखा, ठीक है। बाकी डीपली है अपन जो राजवंश पढ़ेंगे राजस्थान के उस समय देखेंगे। तो इसमें रतन सिंह की जो चित्तौड़ की रक्षा के लिए मृत्यु है उसका भी उल्लेख है। इस प्रशस्ति में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि 1326 ईस्वी में राणा हमीर के द्वारा सिसोदिया वंश की स्थापना की गई थी, ठीक है। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। उसके पश्चात जो अलाउद्दीन है उसने उसकी जो मेवाड़ दुर्ग का एक संरक्षक नियुक्त कर दिया था, उसको हराकर राणा हमीर ने वापस सिसोदिया वंश की स्थापना करी। तो उसके लिए राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है, ठीक है। तो राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है।
इसमें राणा कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माण का भी उल्लेख है तथा इसमें बप्पा रावल को विप्रवंशीय बताया गया है। विप्रवंशी अपन पता ही होगा कि ब्राह्मणों को बोलते हैं विप्रवंशी। तो पहले कौन से शिलालेख में बताया गया था और किसे चौहानों को क्या बताया गया था पहले? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किसे बताया गया था? चौहानों को। किस शिलालेख में? बिजोलिया शिलालेख में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि मेवाड़ के जो शासक है उनको विप्रवंशीय किस शिलालेख में बताया गया है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। ठीक है, तो बप्पा रावल को विप्रवंशीय किस में बताया गया है? कुंभलगढ़ में। और चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किस में बताया गया है? बिजोलिया शिलालेख में। अब नेक्स्ट है एकलिंग प्रशस्ति। तो एकलिंग से नाम से पता चल रहा होगा कि ये कहाँ है? उदयपुर में। इसका निर्माण 1488 ईस्वी में करवाया गया था। इस प्रशस्ति में राणा हमीर से लेकर रायमल तक के शासकों का वर्णन है। इसमें जो एकलिंग प्रशस्ति है उसमें 1437 में जो सारंगपुर युद्ध हुआ था, किन किन के मध्य? कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य, और जो राणा कुंभा है उनकी इस युद्ध में विजय हुई थी। तो इस एकलिंग प्रशस्ति में उस युद्ध का भी वर्णन है। और ये जो एकलिंग प्रशस्ति है उसके रचयिता कौन है? महेश भट्ट। ये अपने फिल्म निर्माता, मूवी डायरेक्टर महेश भट्ट नहीं, वो उस समय कवि थे, उनके द्वारा ये लिखी गई है। तो महेश भट्ट वो। अब नेक्स्ट है जूनागढ़ प्रशस्ति। तो आपको पता होगा जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है? बीकानेर में। और तो जूनागढ़ प्रशस्ति भी कहाँ होगी? बीकानेर में। इस प्रशस्ति का निर्माण कब करवाया गया? 1597 ईस्वी में। जूनागढ़ प्रशस्ति में क्या लिखा गया है? बीकानेर के जो शासक है उनकी वंशावली और उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। मतलब इन्होंने उनके जो वंश है उसके बारे में, और कौन कौन से युद्ध लड़े, किस युद्ध में पराजय, मतलब सब पराजय तो लिखेंगे ही नहीं ना, इसमें विजय का वर्णन है। मतलब क्या क्या उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त करी थी। नेक्स्ट है जूनागढ़ प्रशस्ति है, वो किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि हाँ जूनागढ़ प्रशस्ति वो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। इसके रचयिता कौन थे? इसके रचयिता थे जैता मुनि। ठीक है, ध्यान रखना ये कि जैता मुनि, जूनागढ़ प्रशस्ति के रचयिता जैता मुनि। अब नेक्स्ट है आमेर का लेख। तो आमेर को क्या है? जयपुर को पहले क्या किस नाम से जाना जाता था? आमेर के नाम से। ठीक है, ये कब लिखा गया? 1612 ईस्वी में। इसमें अब आमेर को आपको भी पता होगा कि आमेर पे कौन से वंश का शासन था? कछवाहा वंश के शासकों का ठीक है शासन था। तो कछवाहा वंश को रघुवंश तिलक कहा गया है। रघुवंश तिलक क्या है कि जो एक कछवाहा है वह अपने आप को श्री राम के वंशज मानते हैं। ठीक है, और उसी वजह से ये रघुवंश तिलक कहा गया है। इसमें आमेर के लेख में आमेर के शासकों का वर्णन है। और इसमें मेन चीज इसकी विशेषता क्या है कि जो राजा मान सिंह थे आमेर के शासक, उनके द्वारा जमवारामगढ़ दुर्ग के निर्माण का भी उल्लेख है। ठीक है, तो आप देख लेना कि जमवारामगढ़ दुर्ग के निर्माण का उल्लेख कौन से शिलालेख में है? आमेर के लेख में। और किसके द्वारा? मान सिंह के द्वारा। ठीक। नेक्स्ट है जगन्नाथ प्रशस्ति। ठीक है, कब लिखी गई? 1675 ईस्वी में। इसके रचयिता कौन है? कृष्ण भट्ट। ये कहाँ स्थित है? जगदीश मंदिर उदयपुर से प्राप्त है। इसमें बप्पा से लेकर राणा सांगा, मतलब बप्पा रावल से लेकर राणा सांगा तक की उपलब्धियों का वर्णन है। ठीक है, और इसमें हल्दी घाटी युद्ध का भी वर्णन है।
तो थोड़ा सा देख लेते हैं। हल्दीघाटी युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। किन किन के मध्य? अकबर और राणा कौन कौन बोलो? प्रताप के मध्य। ठीक है, राणा प्रताप और अकबर के मध्य। इस युद्ध का मेन मोटो क्या था कि अकबर राणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना चाहता था, ठीक है, या फिर जो राणा प्रताप है उनको जीवित पकड़ना चाहता था। पर ये दोनों ही पॉसिबल नहीं हो सके। राणा प्रताप ना तो अधीनता स्वीकार करी और ना ही उनको पकड़ सके। तो ये युद्ध को आप क्या बोल सकते हो? ये युद्ध क्या रहा? ड्रॉ रहा। ठीक है, पर इतिहासकार बोलते हैं कि ये युद्ध अकबर ने जीता। ठीक, तो हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन कौन सी प्रशस्ति में? जगन्नाथ प्रशस्ति में। नेक्स्ट है राज प्रशस्ति। कब लिखी गई? 1676 ईस्वी में। राज प्रशस्ति, राजसमंद जिसने बसाया था, कौन थे? राजसमंद जिसने बसाया था? राणा राज सिंह ने, और उनके द्वारा ही राज प्रशस्ति का निर्माण करवाया गया था। ये राज प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई? इसके रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग। ये 25 श्याम शिलाओं, मतलब जो काली श्याम शिलाएं ऐसे 25, 1 2 3 4 ऐसे 25 टोटल शिलाएं हैं, उन पर लिखी गई है। कहाँ? जो राजसमंद झील है उसकी नोचों की पालना उस पर लिखी गई है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना राज प्रशस्ति के रचयिता कौन है? रणछोड़ भट्ट, ठीक है, तेलंग। और ये 25 श्याम शिलाओं पर, और कहाँ स्थित है? राजसमंद झील पर, नोचों की पाल पर स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा संस्कृत भाषा का लिखा हुआ शिलालेख है। क्यों? क्योंकि ये तो 25 श्याम शिलाओं पर लिखा हुआ है, और संस्कृत में तो 25 शिलाओं पे कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो 25 यानी आप बोल सकते हो कि विश्व का संस्कृत का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? राज प्रशस्ति है। ठीक, इसमें मेवाड़ के महाराणाओं की उपलब्धियों का वर्णन है। तो मेवाड़ महाराणाओं की उपलब्धियों का वर्णन किसमें? राज प्रशस्ति में। और इस प्रशस्ति में एक और चीज लिखी हुई है कि राणा राज सिंह के द्वारा अकाल राहत कार्यों के तहत राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। तो आपसे पूछ ले कि राजसमंद झील का निर्माण क्यों करवाया गया था? अकाल राहत कार्यों के तहत। ठीक है, तो राजसमंद झील के निर्माता भी कौन हो गए? राज सिंह। इसमें महाराणा प्रताप मुगलों के मध्य हुए हल्दीघाटी युद्ध, और अमर सिंह, कौन थे अमर सिंह? महाराणा प्रताप के पुत्र, और मुगलों के बीच हुई संधि का भी उल्लेख है। मेवाड़ वंशी जो शासक थे वो स्वतंत्रता प्रिय थे, परंतु उस समय वो मेवाड़ राज्य की जो अर्थव्यवस्था बोल सकते हो आप, या फिर उनकी स्थिति उस समय नहीं थी कि युद्ध और झेल सके, इसलिए इन्होंने जो है वो संधि करनी पड़ी। तो इन संधि का उल्लेख कौन सी प्रशस्ति में? राज प्रशस्ति में। अब थोड़े से देख लेते हैं कि जो शिलालेख वगैरह है इनमें कुछ मुख्य फैक्ट्स वगैरह क्या क्या है, तथ्य। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि बड़ली गांव का शिलालेख, ठीक है, कब का है? ये 443 ईस्वी में लिखा गया है। कहाँ है ये? अजमेर में स्थित है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट क्यों है बड़ली गांव का शिलालेख? ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। तो क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? तो बड़ली गांव का शिलालेख। और ये कहाँ है? अजमेर में। 443 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व आपको पता ही होगा, एक तो होता है बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, और एक होता है एडी। ठीक है, तो ये बिफोर ईसा पूर्व और 20वीं शताब्दी। ठीक है, नेक्स्ट है बसंतगढ़ शिलालेख। ये कहाँ स्थित है? सिरोही में। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसमें राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम प्रयोग किया गया। क्या? राजस्थानादित्य।
ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि भाई राजस्थान जय है, सॉरी, ठीक है। तो राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ? बसंतगढ़ शिलालेख में। और राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? बड़ली गांव का शिलालेख। अब उस समय जैसे संस्कृत, हिंदी ये देख लिया अपन ने, तो कुछ फारसी भाषा के भी लेख है, जैसे अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। जो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ है? अजमेर में। और इसमें ये कब का है? 1200 ईसा पूर्व का। तो इसमें जो अजमेर के जो शासक थे, जैसे उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या अजमेर मोहम्मद गौरी ने परास्त कर दिया पृथ्वीराज चौहान को। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक है उसको संभला दिया, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे जो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है इसका निर्माण करवाया था। और ये अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है, ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। तो राजस्थान की प्रथम मस्जिद कौन सी? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। और अढ़ाई दिन के झोंपड़े पर ही अढ़ाई दिन का झोंपड़ा लेख लिखा हुआ है, और ये अजमेर में स्थित है। दूसरा है शाहजहानी मस्जिद का लेख, ये भी अजमेर में है, 1637 ईस्वी में लिखा हुआ है, ठीक है। थर्ड है सैयद हुसैन दरगाह शाह का लेख, ये भी तारागढ़ अजमेर में है, 1675 ईस्वी में लिखा गया था। अब कुछ बात करते हैं अपन दान पत्र या ताम्र पत्रों के बारे में। जैसे ताम्र पत्र होते थे ना, उन पे भी लिखा होता था कुछ कि भाई हाँ ये मेनली जो स्थानीय भाषा है उसमें या संस्कृत में लिखे होते थे। क्यों? क्योंकि जो स्थानीय भाषा है या संस्कृत है वही जनसाधारण की भाषा हुआ करती थी, ठीक है। तो जो जनसाधारण की भाषा होगी वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी, और इसी वजह से संस्कृत और स्थानीय भाषा में लिखे होते थे। तो इनमें पहला है आहड़ के ताम्रपत्र, 1206 ईस्वी में लिखा गया। इसमें गुजरात के सोलंकी राजा मूलराज से लेकर भीमदेव द्वितीय तक के राजाओं की वंशावली का वर्णन है। तो इसमें गुजरात के सोलंकी राजा मूलराज से लेकर भीमदेव द्वितीय तक के राजाओं की किसका उल्लेख है? वंशावली का। और इससे यह भी पता चलता है कि भीमदेव द्वितीय के समय मेवाड़ पर किसका अधिकार था? गुजरात के सोलंकी शासकों का अधिकार था, ठीक है। तो ये जो भीमदेव द्वितीय कब हुआ था? 1206 ईस्वी के लमसम। तो उस समय यहाँ पर किसका अधिकार था? गुजरात के सोलंकी शासकों का अधिकार था। नेक्स्ट है खेरोदा का ताम्रपत्र। ये कब लिखा गया? 1437 ईस्वी में। इसमें कुंभा के द्वारा एकलिंग मंदिर में प्रायश्चित कर 10 हल भूमि उपाध्याय यानी ब्राह्मण, कुछ भी मान सकते हो आप, ऋषि मुनि ब्राह्मण, उनको दान करने का उल्लेख है। तो खेरोदा का ताम्रपत्र है 1437 ईस्वी के समय, और इसमें कुंभा के द्वारा एकलिंग मंदिर में प्रायश्चित करने के पश्चात 10 हल भूमि उपाध्याय को दान करने का उल्लेख है। इसमें कुंभा की विजयों का भी उल्लेख है, मतलब कुंभा ने कौन कौन से शासकों के खिलाफ युद्ध लड़े, उन सब की जो विजय कौन कौन से युद्ध में। वैसे कुंभा है वो आजीवन अजय रहे थे, अजय शासक है, ठीक है। तो इन्होंने इनकी जितनी भी उपलब्धियां हैं, विजय है, उन सब का उल्लेख किसमें है? खेरोदा के ताम्रपत्र में। नेक्स्ट है पूर्व का ताम्रपत्र, 1553 ईस्वा पूर्व में। यह ताम्रपत्र महाराणा विक्रमादित्य के समय का है, जिसमें रानी कर्मावती के द्वारा जौहर के समय भूमि दान करने का उल्लेख है। कर्मावती ये है 1534-35 की बात है, गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, ठीक है। तो रानी कर्मावती ने हुमायूं को धर्मबहन, मतलब हुमायूं को धर्म भाई बनाया था, राखी भेजी थी, परंतु हुमायूं नहीं आ पाया और इन्होंने क्या मेवाड़ पे आक्रमण कर दिया था। तो उसकी वजह से कर्मावती और इन्होंने क्या किया था? जौहर किया था। तो उस समय जौहर के समय जो भूमि दान करने का उल्लेख है वो इसमें है, किसमें? पूर्व के ताम्रपत्र में उल्लेख है। थैंक यू।
लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स। ठीक है, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो JSR लाइव प्रोमो कोड यूज करें और 10% डिस्काउंट पाएं। धन्यवाद।